Assalamu alaikum dear students, today we are going to discuss the past MCQ of National MDCAT 2008 to 2020 and today our topic is topic 6 that is electrostatic. पहली MCQ है हमारे पास कि if the potential at a point which is 1 meter from a charge is 1 volt, then potential at a point which is 2 meter from the same charge will be. उसकी स्टेटमेंट ये है कि फर्ज करें हमारे पास एक चार्ज है, सपोज मैं उस चार्ज को नाम दे देता हूँ Q1 का, जो कि Q के बराबर है। इससे 1 मीटर के डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल मौजूद है, सपोज वो V1 कह दूं, जो कि उसने बुक वाले ने स्टेटमेंट में खुद दिया है 1 वोल्ट। अब वो कहता है कि वही सेम चार्ज है, सपोज दिस सेम चार्ज represented by Q2, that is same, that's why it is represented by Q and it is placed at a distance 2 मीटर। What would be its potential at 2 मीटर? यहाँ इसका पोटेंशियल क्या होगा? स्टेटमेंट में उसने ये कहा कि पहले जो चार्ज पड़ा हुआ है वो डिस्टेंस 1 मीटर के फासले पर पड़ा हुआ है, इसको मैं R1 का नेम दे देता हूँ, और बाद में उसने कहा है कि डिस्टेंस R2 मीटर के फासले पर, R2 जो कि 2 मीटर के फासले पर है, तो बताएं इस जगह पर पोटेंशियल कितना होगा। सिंपल सी बात है, हम पोटेंशियल वाला यहाँ फार्मूला यूज करेंगे। पोटेंशियल वाला फार्मूला हमारे पास होता है कि V1 इज इक्वल टू K Q1 ओवर R1, जबकि अगर दूसरे के लिए पोटेंशियल का फार्मूला लिखें V2 इज इक्वल टू K Q2 ओवर R स्क्वायर, फार्मूला R2 आ जाएगा हमारे पास। अब इनमें चूंकि चार्जेस हैं सेम, तो Q1 की जगह भी Q लगा देता हूँ और Q2 की जगह भी Q लगा देता हूँ, ये Q हो जाएंगे। अब इनके अगर हम इन चीज़ों को देखें K और Q, यहाँ भी K और Q ये दोनों सेम है, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की बात करें, इनमें के क्यू और के क्यू आपस में सेम है, तो अगर इनको कंपेयर करें तो ये दो साइड्स अगर बराबर हैं तो V1 R1 वाली साइड V2 R2 वाली साइड भी आपस में इक्वेशन 1 2 की बराबर होंगी। तो comparing equation 1 and 2, as we know that KQ is equal to KQ and we also know that V1 R1 will also be equal, that is V1 R1 is equal to V2 R2। अब हमने यहाँ पर मालूम क्या करना है, V2 फाइंड आउट करना है। तो V2 मालूम करने के लिए बाकी पैरामीटर दूसरी तरफ V1 R1 डिवाइडेड बाय R2 वैल्यू पुट करें। V1 की वैल्यू हमारे पास है 1 और R1 की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू हमारे पास है 2 मीटर, तो 1/2 आंसर will be V2 is equal to 0.5 मीटर। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, अल्फा ऑप्शन है हमारे पास 2 वोल्ट, बीटा ऑप्शन है 1 वोल्ट और चार्ली ऑप्शन है 0.5 वोल्ट एंड डेल्टा ऑप्शन है 3 वोल्ट। तो 0.5 वोल्ट वाला जो ऑप्शन हमारे पास है वो करेक्ट होगा। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट MCQ नंबर 2 है जो कि MDCAT 2020 में पूछी गई कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल डैश ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अल्फा ऑप्शन है इंक्रीज, बीटा ऑप्शन है इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, चार्ली ऑप्शन है डिक्रीज और डेल्टा ऑप्शन है रिमेन सेम। वो कह रहे हैं कि अगर फर्ज करें हमारे पास दो चार्जेस हो, MCQ नंबर 2 में ये कहना चाह रहे हैं कि सपोज हमारे पास ये दो चार्जेस हैं, सपोज दिस चार्ज इज Q1 एंड दिस चार्ज इज Q2। इनके दरमियान अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रख दें जिसकी इलेक्ट्रिक रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R कुछ ना कुछ मौजूद है, तो बताएं इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। या बाज़ औक़ात यूँ भी MCQ आती है कि दो चार्जेस के दरमियान डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R हो, तो उसकी फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि फोर्स का और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमारे पास होता है F इज इक्वल टू E इज इक्वल टू F ओवर Q, और सिमिलरली हमें ये भी पता है वी आल्सो नो डैट E इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम की बात कर ली जाए तो एप्सिलॉन R भी आ जाएगा इनटू Q ओवर R स्क्वायर मिल जाएगा। अब अगर गौर करें तो बाकी पैरामीटर कांस्टेंट है। अगर हम रिलेशन यहाँ नोट करें तो रिलेशन हमारे पास मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन R। हमने जस्ट रिलेटिव परमिटिविटी यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करनी है, तो सिंपल सी लॉजिक है। वो कह रहा है कि अगर हम इसमें कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर दें, डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करने का मतलब यह है कि एप्सिलॉन R की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और जब एप्सिलॉन R की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू
डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली फोर्स की अगर बात करें तो चूंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पता क्या लगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी तो फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगी। बहरहाल इस एमसीक्यू के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की गई है, तो ई विल डिक्रीज, चार्ली ऑप्शन होगा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 3, इन कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, अल्फा ऑप्शन है ग्रेविटेशनल एनर्जी, बीटा ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी, चार्ली ऑप्शन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और डेल्टा ऑप्शन है मैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपल सी लॉजिक है, ग्रेविटी या काइनेटिक एनर्जी या मैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट तो है ही नहीं। कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का या इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट है। तो हमें पता है कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान अगर हम दो कैपेसिटर ले लें, कैपेसिटर नंबर सपोज 1 है और ये कैपेसिटर नंबर 2 है, इन दो कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एनर्जी स्टोर होती है या चार्ज स्टोर होता है वो बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होती है। तो यहाँ चार्ली ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4, दैट इज ओम्स टाइम फैरेड इज इक्विवेलेंट टू, उसमें अल्फा ऑप्शन है टाइम, बीटा ऑप्शन है चार्ज, चार्ली ऑप्शन है डिस्टेंस एंड डेल्टा ऑप्शन इज कैपेसिटर। तो सिंपल सी हमारे पास लॉजिक है कि ओम्स टाइम फैरेड के लिए हमने एक इक्वेशन पढ़ी है एमसीक्यू नंबर 4 के कैपेसिटर की टाइम कांस्टेंट की इक्वेशन है टाउ इज इक्वल टू आरसी। इसमें अगर आप देखें तो ओम्स टाइम फैरेड इज इक्वल टू टाइम के बराबर होता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड होता है। ओम्स टाइम फैरेड इज इक्वल टू, तो ये टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, अल्फा ऑप्शन, यानी ओम्स टाइम इज इक्वल टू टाइम दैट इज सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पांचवा एमसीक्यू। पांचवें एमसीक्यू में कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ पॉइंट चार्ज इज ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट चार्ज। यानी उसने इस एमसीक्यू में, पांचवें एमसीक्यू में खुद हमें बता दिया कि एक पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो ई है, जबकि उसी पॉइंट से जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो वी है। सबसे पहले तो हम इन दोनों के फार्मूला लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, और इसका फार्मूला लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। अच्छा नेक्स्ट अब हम, और उसने ये भी कहा कि आर डिस्टेंस पर, इसलिए हमने आर ही लिखा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं what is the electric potential at a point from the same point charge where electric field strength is E/4। यानी अब वो ये पूछना चाह रहा है कि बताएं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा अगर हम यहाँ पर जो वैल्यू ले लें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो कितनी हो, E/4 हो। खुद उसने कंडीशन लगा दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी ले लें हम, वो ले लें E/4। तो वैल्यू पुट करके देखेंगे। वैल्यू पुट करने से पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ये फार्मूला कुछ यूँ इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल यूँ लिखा जा सकता है कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R डॉट 1/R। अब गौर करें, ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, ये सारा पोर्शन हमारे पास किसके बराबर होगा, ये सारा पोर्शन हमारे पास V के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि V यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद बाकी पैरामीटर एज इट इज आ जाएंगे। E इज इक्वल टू V1/R आ जाएगा। क्लियर हो गई बात ही। अब उसका सवाल ये कि बताएं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा जब E की वैल्यू E/4 हो। मतलब अभी हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अलग कर रहे हैं, ER विच इज इक्वल टू V। अब वो पूछ रही है कि बताएं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला तो मिल गया ER, बट वो कह रहे हैं कि जब E की वैल्यू E/4 हो तो V की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सी लॉजिक है हमारे पास, वी नो डैट V इज इक्वल टू ER according to given condition, if value of E become E/4, then what would be the potential? So putting value of E that is E/4, we will get, अब E/4 E डेल्टा आर किसके बराबर है, V के बराबर है, तो यहाँ आ जाएगा V डिवाइडेड बाय 4। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हमें मिल गया कि अगर E की वैल्यू E/4 होगी तो पोटेंशियल भी V/4 हो जाएगा। तो अल्फा ऑप्शन की बात करें, अल्फा ऑप्शन है 4E, इसमें अल्फा ऑप्शन है हमारे पास 4V, बीटा ऑप्शन है V/2, चार्ली ऑप्शन है 2V एंड डेल्टा ऑप्शन है V/4। तो डेल्टा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा जो कि V/4 ऑप्शन है। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 6। एमसीक्यू नंबर 6 है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ
at a point between positively charged plate is E. If the distance between plate is reduced to half, what would be the new value of electric field intensity? वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एमसीक्यू नंबर 6, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? E इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा R होता है। बात क्लियर होगी। सवाल उसका ये है कि अगर पैरेलल प्लेट में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू ये हो और उनके दरमियान डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए तो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? तो डिस्टेंस को हम आधा करने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्टेंस आधा करने का क्या मतलब होगा? डेल्टा R बाई 2, डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R बाई 2। जब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू E मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई? 2V के बराबर हो गई, यानी डबल बन गई। तो अल्फा ऑप्शन है 4E, बीटा ऑप्शन है E/4, चार्ली ऑप्शन है E/2 और डेल्टा ऑप्शन है 2E, तो 2E वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर बात। नेक्स्ट हमारे पास है जी 7वीं एमसीक्यू, अ पार्टिकल कैरिंग ऑफ 5E, अ पार्टिकल कैरिंग चार्ज ऑफ 5 फास्ट पोटेंशियल ऑफ 2 डिफरेंस ऑफ 25 वोल्ट, व्हाट वुड बी द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल इन द जूल। सवाल यह है कि अगर हमारे पास एक जगह, एमसीक्यू नंबर 7 है, अगर एक जगह पर हमारे पास 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है 25 वोल्ट, डेल्टा V की वैल्यू है जी 25 वोल्ट, और अगर इस 25 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में से 5E इलेक्ट्रॉन गुजरे तो गुजरते हुए ये जो इलेक्ट्रॉन है चार्ज, ये कितना एनर्जी गेन करेगा? ये सिंपल इसकी लॉजिक है। इसमें ऑप्शन देख रहे हैं। पहला ऑप्शन है अल्फा ऑप्शन 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻19 जूल, बीटा ऑप्शन है 1 to 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल, चार्ली ऑप्शन है 1 to 5 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 1 to 5 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल। तो इसमें आप अगर बात करें अल्फा ऑप्शन की, इसमें बात करें फार्मूला की, तो कौन सा फार्मूला यूज होगा? एनर्जी एक्वायर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू Q डेल्टा V होता है। अब Q की वैल्यू उसने कितनी दी है? 5E, और डेल्टा V की वैल्यू 25 आ गई। मल्टीप्लाई करें 5 मल्टीप्लाई 25 1 to 5, और हमें पता है चार्ज ऑन 1 पार्टिकल कितना होता है? इट्स वैल्यू इज 1 इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। तो यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। तो यहाँ से हमें आंसर मिल गया कि 125 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। तो ये हमारे पास होगा डेल्टा ऑप्शन, इतनी एनर्जी वो एक्वायर करेगा जूल में होगी। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास कि कूलम्ब लॉ इज गिवन बाय द फार्मूला F, दैट इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, द मैग्नीट्यूड ऑफ K हैविंग द यूनिट ऑफ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब रेज्ड पावर -2। तो फॉर द फ्री स्पेस इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है इसमें K की मैग्नीट्यूड बता के देनी है फ्री स्पेस के लिए। सिंपल सी बात है। 8वां एमसीक्यू है, कूलम्ब लॉ होता है हमारे पास F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और अगर हम इसमें K की बात करें तो K का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज फॉर फ्री स्पेस। अगर हम फ्री स्पेस की बजाय मीडियम की बात करें, जस्ट एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन R ऐड हो जाएगा। स्टिल अभी तक हमारा जो इसमें पूछा गया वो है कि जस्ट यही इसी की वैल्यू बताएं, तो 1/4 पाई की वैल्यू होती है 3.14, और उसके बाद एप्सिलॉन नॉट की होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। ये हमारे पास K का आंसर मिल जाएगा। तो ये हमें ऑप्शन मिलेगा कि अल्फा ऑप्शन है 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, बीटा ऑप्शन है 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, चार्ली ऑप्शन है 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, एंड डेल्टा ऑप्शन इज 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। सो हमारा डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू 2 माइक्रो कूलम्ब चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू। अब हमने बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर Q की वैल्यू 2 माइक्रो कूलम्ब हो और हमारे पास जो डिस्टेंस हो वो R हो, तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बता दें। पहले तो हम ऑप्शंस देख रहे हैं। अल्फा ऑप्शन है हमारे पास 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ वोल्ट, बीटा ऑप्शन है हमारे पास 18 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ वोल्ट, और चार्ली ऑप्शन है 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ वोल्ट, और उसके बाद डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ वोल्ट। देखते हैं जी कि इसके अंदर से हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है।
तो फार्मूला हम लगाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला मैंने आपको यहाँ भी बताया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हमारे पास V इज इक्वल टू K Q ओवर R। अब वैल्यू पुट करते हैं, K की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ और Q की वैल्यू उसने कितनी दी है, Q की वैल्यू हमारे पास है 2 माइक्रो कूलम। 2 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻, और उसके बाद R कितना है जी हमारे पास 1 मीटर डिस्टेंस है, तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा 1। अब अगर मल्टीप्लाई करें 9 मल्टीप्लाई 2 18 मल्टीप्लाई 10⁻, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना बन जाएगा 10⁻3 बन जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास इनमें से कौन से ऑप्शन है, इनमें से 3 वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं। इट्स मीन हमें इसमें या तो 4 में शिफ्ट करेंगे पावर को, या इसको किसी ना किसी उस पैरामीटर में इस पावर को हमने शिफ्ट करना है। तो कौन सी ऐसी पावर है जिसमें हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। अगर फर्ज कर लें मैं इसको डेसिमल में लेकर जाऊं, तो अगर 1.8 कर दूं, एक इंच के बाद इशारे लगा रहा हूं, तो मुझे 1/10 की पावर बढ़ा देनी होगी, 10⁻1 बन जाएगा। तो 1.8 बेस से पावर ऐड हो जाएंगे 10⁻4। तो ये ऑप्शन हमारे पास चार्ली ऑप्शन है जो कि करेक्ट होगा। क्लियर होगी बात ये। उसके बाद है जी कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डेफिनेशन ऑफ। तो सिंपल सी ये हमारे पास MCQ है, MCQ नंबर 9 थी, अब 10 की बात कर रहे हैं। 10 MCQ है कि फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो किसकी डेफिनेशन है, ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी, चार्ली ऑप्शन है, चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर होगी बात ये। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, अ पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस x फ्रॉम अनदर पॉइंट चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स F ऑफ रिपल्शन व्हिच ग्राफ शोज द रिलेशनशिप ऑफ फोर्स F to x। सिंपल सी बात है, अगर मैं कॉलम लॉ की बात करूं MCQ नंबर 11 जो कि 2017 की है, इसमें कॉलम लॉ से हमें ये रिलेशन मिलता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। यानी इसका मतलब ये है कि अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ा दिया जाए तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर डिस्प्लेसमेंट कम कर दिया जाए तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी इनके दरमियान इनवर्स रिलेशन है। एंड रिमेंबर, जब भी दो क्वांटिटीज के दरमियान इनवर्स रिलेशन हो तो इनवर्स रिलेशन का ग्राफ हमेशा इस तरह एक एक्सपोनेंशियली डिकेइंग कर्व बनता होता है। अगर फर्ज कर ले मैं x स्क्वायर और f के दरमियान ग्राफ बनाऊं तो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग कर्व बनेगा, ये याद रखिएगा। अब हम इनमें 4 ऑप्शंस दिए हैं ग्राफ के, उन ग्राफ्स को देख रहे हैं क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है जो इनसे मैच करती हो। तो सबसे पहले नंबर पर है अल्फा ऑप्शन कि ग्राफ है f और x स्क्वायर के दरमियान, लेकिन ये जो ग्राफ उसने दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है? नहीं बनता। f और x स्क्वायर के दरमियान ग्राफ हमेशा एक्सपोनेंशियली डिकेइंग बनता है। अल्फा ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। बीटा ऑप्शन है f और 1/x स्क्वायर के दरमियान ग्राफ। अब f और 1/x स्क्वायर के दरमियान ग्राफ कैसा होगा? f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर। 1/x स्क्वायर के दरमियान ये ग्राफ किस तरह का बन रहा है ये हमने समझना है। तो ये रिलेशन हमें ये बता रहा है कि इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। अगर 1/x स्क्वायर बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, और अगर 1/x स्क्वायर कम होगा तो फोर्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। मतलब अगर हम ग्राफ ऐसा बनाएं जो f और 1/x स्क्वायर के दरमियान है, तो याद रखें डायरेक्ट रिलेशन जब भी आपको नजर आए तो उसके दरमियान ग्राफ आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन बनाना है। अगर मैं डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ बनाना चाहूँ तो डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा इस तरह का। तो क्या बीटा ऑप्शन में f और 1/x स्क्वायर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है? यस। तो बीटा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। उसके बाद देख रहे हैं जी चार्ली ऑप्शन। चार्ली 12वां MCQ नंबर 12 है जो कि 2017 में पूछा गया कि द कूलम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 1 कूलम एंड Q2 इज 2 न्यूटन। वो कहना चाह रहा है कि 12वें MCQ में हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q1 जो कि हमारे पास है 1 कूलम और Q2 की वैल्यू उसने हमें नहीं दी, और कहना चाह रहा है कि इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है हमारे पास F दैट इज 2 न्यूटन, वेयर द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3 मीटर। जबकि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो
3 मीटर दिया हुआ है। सवाल क्या करता है, सवाल ये पूछता है बताएं कि द चार्ज Q2 इज, Q2 चार्ज की वैल्यू क्या होगी, Q2 निकालने। सिंपल, हम कॉलम ला लगाएं, कॉलम ला हमारे पास F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो यहाँ से Q को अलग कर लें, बाकी पैरामीटर दूसरी तरफ, FR स्क्वायर डिवाइडेड बाय K Q1 विच इज इक्वल टू Q2 आ जाएगा। अब यहाँ Q2 किसके बराबर मिलेगा, वैल्यूज पुट करें। फोर्स की वैल्यू है 2 और R की वैल्यू है 3, स्क्वायर लेंगे 9 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय K की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ और Q1 की वैल्यू हमारे पास 1 कॉलम। सबसे पहले जो चीज़ें कट रही हैं उनको काट दें, 9 से कैंसिल हो गया। यहाँ से हमें आंसर मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 है तो ऊपर जाके -9 कॉलम बन जाएगा। इसमें ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें ऑप्शन है अल्फा ऑप्शन 1 मल्टीप्लाई 10⁻�9 कॉलम और बीटा ऑप्शन है 2 मल्टीप्लाई 10⁻�9 कॉलम। यस, बीटा ऑप्शन करेक्ट है, 2 मल्टीप्लाई 10⁻�9 कॉलम। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पोजीशन वेक्टर R इज इक्वल टू 4I + 3J m मीटर caused by a point charge Q is 5 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट ओरिजिन इज। सबसे पहली बात याद रखें, ये MCQ MDCAT में पूछा गया था 2017 में और ये 12वें चैप्टर के न्यूमेरिकल नंबर 2.4 को उसने डायरेक्ट उसके स्टेटमेंट उठा के यहाँ पे लिख दिया। और ये सवाल किस तरह से होगा, इसमें उसने Q की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम दे दिया और उसके साथ साथ उसने उसकी पोजीशन वेक्टर की वैल्यू 4I + 3J दे दी। अगर मैं यहाँ MCQ नंबर 13 की बात करूँ तो Q की वैल्यू भी दे दी उसने जो कि 5 माइक्रोकूलम है, माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻6 कॉलम, और पोजीशन वेक्टर की वैल्यू भी दे दिया जो कि 4I + 3J है। हमने क्या मालूम करना है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करके देनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू K Q1 A इज इक्वल टू के Q ओवर R स्क्वायर। अब अगर इसकी वेक्टर फार्म देखें तो R स्क्वायर इनटू R पोजीशन वेक्टर भी होगा, इसकी वेक्टर फार्म के साथ पोजीशन वेक्टर भी ऐड हो जाएगा। बट पोजीशन वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, पोजीशन वेक्टर का फार्मूला होता है वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हमने यहाँ वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेकर आना है। अब अगर मैं K की वैल्यू इसमें पुट करना चाहूँ, K है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, इसी तरह Q की वैल्यू पुट करूँ तो 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 है। अब मसला कहाँ पर आ रहा है, R वेक्टर की वैल्यू पुट करें, R वेक्टर की वैल्यू तो हम पुट कर देंगे जो कि 3I + 4J होगी। सिमिलरली R मैग्नीट्यूड की वैल्यू अब हमने पुट करनी है, R मैग्नीट्यूड की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, X कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस Y कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट ले लेंगे। तो X कंपोनेंट है 16, इसका स्क्वायर लें, X कंपोनेंट है 4, इसका स्क्वायर लेंगे 16 बन जाएगा, और 3 का स्क्वायर लेंगे वो क्या हो जाएगा 9। तो 16 + 9 25 हो जाएगा, पूरे का अंडर रूट लेंगे तो 5 बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ से जो R की मैग्नीट्यूड हमें मिलेगी R पोजीशन वेक्टर की वो 5 होगी। तो यहाँ पुट कर दें, 5 का पहले यहाँ स्क्वायर लेंगे, उसके साथ ही हम यहाँ पर क्या ले लेंगे 5 ले लेंगे। बात क्लियर होगी। तो यहाँ से आप डिफरेंट ये वैल्यूज़ पुट करें, तो वैल्यूज़ जब आप पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करने से आपको आंसर जो मिलेगा वो इसका अल्फा ऑप्शन मिलेगा कि 1440I + 1080J वोल्ट पर मीटर। इसको आप मजीद सॉल्व करके देख लीजिएगा तो यहाँ से ये ऑप्शन आएगा। बहुत सिंपल सा ये MCQ है, इसमें आप अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद 14 नंबर MCQ है कि द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉलम एंड 1 कॉलम इन टर्म ऑफ बेस यूनिट इज इक्वलेंट टू। तो वो कह रहा है कि चार्ज के यूनिट तो होता है कॉलम। MCQ नंबर 14 हमारे पास है करंट का फार्मूला I = Q/T। चार्ज के यूनिट होता है कॉलम, कॉलम इज इक्वल टू टाइम को उधर लेकर जाएंगे, I × T हो जाएगा। चार्ज करंट का फार्मूला एम्पेयर और टाइम का यूनिट सेकंड, तो यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा एम्पेयर सेकंड जो कि बीटा ऑप्शन हमारे पास है। उसके बाद है कि इफ द लेंथ एंड विड्थ एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड देन कैपेसिटेंस बिकम। वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके दरमियान लेंथ भी बढ़ाएं, विड्थ भी बढ़ाएं और एरिया भी बढ़ा दें, तब बताएं कि उसकी कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अल्फा ऑप्शन है डबल, बीटा ऑप्शन है 4 टाइम, चार्ली ऑप्शन है हाफ एंड डेल्टा ऑप्शन है 8 टाइम। तो सबसे पहले हम यहाँ MCQ नंबर 15 में कैपेसिटेंस का फार्मूला लगाते हैं। कैपेसिटेंस होती है हमारे पास C = A∈0/D। अगर मैं एरिया की बात करूँ तो एरिया मिलकर बनता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ से, और ये ε0/D आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर रहे हैं, उसने कहा कि लेंथ भी डबल कर दें और उसने कहा कि विड्थ भी डबल
डबल कर दें और साथ के साथ उसने कहा कि उसके दरमियानी सेपरेशन भी डबल कर दें, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब सबसे पहली चीज़ कि 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ से हमें क्या आंसर मिलेगा, 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। अब 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी किसके बराबर है, कैपेसिटेंस के बराबर है। तो जो न्यू कैपेसिटेंस है वो डबल हो जाएगी ओरिजिनल कैपेसिटेंस से, 2C हो जाएगा, यानी डबल वाला ऑप्शन हम टिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 15। इस एमसीक्यू में वो कहना चाह रहे हैं हमारे पास कि MCQ number 16 कि the distance between the plate of parallel plate capacitor is 2 nanometer and area of the each plate is 2 meter square। डिस्टेंस भी बता दिया और एरिया भी बता दिया। The plates are in vacuum, तो हमारे पास वो कह रहे हैं कैपेसिटर की प्लेट्स हैं। MCQ नंबर 6, सपोज दिस इज प्लेट नंबर 1, ये हमारे पास प्लेट नंबर 1 हो गई और उसके साथ ही प्लेट नंबर 2 आ गई। सपोज दिस इज प्लेट नंबर 2, ये प्लेट नंबर 2 है। तो अब इसमें उसने खुद 2 बातें क्लियर कर दी हैं। पहली बात कि उनके दरमियान उसकी जो उसने डिस्टेंस बताया, दरमियानी डिस्टेंस वो 2 मिलीमीटर है और उनका जो एरिया है डिस्टेंस आ गया जी 2 मिलीमीटर। मिली का मतलब होता है 10⁻³ मीटर, और उनके दरमियान जो एरिया है वो कितना दिया उसने, 2 मीटर स्क्वायर, 2.0 ये मीटर स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट वो कहना चाह रहे हैं कि द प्लेट्स आर इन वैक्यूम, प्लेट्स के दरमियान जो है वो वैक्यूम पड़ा हुआ है, खला है, कोई मीडियम मौजूद नहीं है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ वोल्ट इज अप्लाइड। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे दिया उसने, 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो अक्रॉस दी प्लेट्स फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो हमने इसकी कैपेसिटेंस मालूम करनी है, कितनी होगी। कैपेसिटेंस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालने का फार्मूला सिंपल सी बात है। हमारे पास कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला है C = A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। अब यहाँ A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास D की वैल्यू कितनी है, 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, 2 से कैंसिल हो जाएगा। C = 8.85 मल्टीप्लाई, इसको जब ऊपर लेकर चले जाएंगे 10⁻+3 बनेगा, तो प्लस का 3 और माइनस का 9, 10⁻⁻9 कैपेसिटेंस का यूनिट फैरड होता है, तो ये फैरड बन जाएगा। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन होगा, बीटा ऑप्शन करेक्ट है, 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 फैरड। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है कि व्हाट इज द चार्ज स्टोर्ड ऑन अ 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। तो इसमें वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा कैपेसिटर हो जिसमें व्हाट इज द चार्ज स्टोर, कितना चार्ज स्टोर होगा अगर उसकी कैपेसिटेंस कैपेसिटर की होगी 5 माइक्रोफैरड। तो कैपेसिटेंस बता दी, चार्ज की वैल्यू मालूम करनी है, कैपेसिटेंस उसने बताई हुई है जो कि 5 माइक्रोफैरड है, माइक्रो में 10⁻⁻6 फैरड, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना बताया उसने, 12 वोल्ट। सिंपल सा फार्मूला लगाएं कैपेसिटर का, Q = CV। C की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 और उसके बाद V की वैल्यू है 12 वोल्ट हमारे पास आ गया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो यहाँ से हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कोलम आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन होगा 60 माइक्रो कोलम, क्योंकि 10⁻⁻6 माइक्रो के बराबर है, तो अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा 60 माइक्रो कोलम। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 18 की बात कर रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 18 है कि 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट ऑफ 1 माइक्रोफैरड, व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब उसने 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की है और उसके बाद वो कहना चाह रहे हैं कि उसकी जो कैपेसिटेंस है वो 1 माइक्रोफैरड है, बताएं उसमें कितना एनर्जी स्टोर होगी। तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, वो फार्मूला है 1/2 CV²। तो उसने 1/2 C की वैल्यू कितनी बताई हुई है, उसने इसके अंदर C की वैल्यू हमें बताई है 1 माइक्रोफैरड। तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 और V की वैल्यू उसने बताई है 10 का स्क्वायर लें तो 100 मिलेगा। यहाँ से हमें 2 को 100 पर डिवाइड करें 50 आंसर मिलेगा, 50 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 जूल आ जाएगा। बट रिमेंबर
ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन में क्या मौजूद है, ऑप्शन में है जी हमारे पास अल्फा ऑप्शन है 0.5 मिली जूल और बीटा ऑप्शन है 5 मिली जूल, चार्ली ऑप्शन है 0.05 मिली जूल, डेल्टा ऑप्शन है 50 मिली जूल। अब हमने इस जूल को आंसर लेना है मिली के अंदर, जबकि यहाँ हमें मिल रहा है माइक्रो में, तो मिली बराबर होता है 10⁻³ के। तो हम क्या करें, इसको सबसे पहले -3 की शेप में लिख लें। तो मैं 10⁻⁻6 को -3 10⁻³ लिख सकता हूँ। अब ये 10⁻³ ये तो बन जाएगा मिली, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिली, जबकि ये 10⁻³ का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि ये नीचे 1000 बन गया। जब ये नीचे आ जाएगा इससे कैंसिल, यहाँ से आंसर मिलेगा 0.05 मिली जूल। तो 0.05 मिली जूल वाला ऑप्शन कौन सा होगा, ये चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें हमें चार्ली ऑप्शन टिक करना होगा। अच्छा, तो नेक्स्ट एमसीक्यू है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इफ एरिया ऑफ प्लेट इज डबल्ड व्हाइल द सेपरेशन बिटवीन प्लेट इज हाफ। वो कह रहा है कि बताएं कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम एरिया को डबल कर दें और उसकी जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दें। तो कैपेसिटेंस का अगेन कैपेसिटेंस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वी नो दैट C = A∈0/D। वो कहना ये चाह रहा है कि एरिया डबल कर दें, C' = 2A ε0 और इसके दरमियान सेपरेशन आधी कर दें। तो अब आधी सेपरेशन करके इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 4A∈0/D बन जाएगा। तो यहाँ से हमें जो न्यू कैपेसिटेंस है वो 4 गुना बढ़ जाएगी, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। तो अल्फा ऑप्शन है हमारे पास कैपेसिटेंस रिमेन सेम, बीटा ऑप्शन है कैपेसिटेंस बिकम 4 टाइम, तो कैपेसिटेंस बिकम 4 टाइम वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जाहिर बात उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। इट्स डायरेक्शन इज डैश। तो अल्फा ऑप्शन है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, बीटा ऑप्शन है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, चार्ली ऑप्शन है एट अ सर्टेन एंगल और डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कैसे, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। वो एग्जांपल इस तरह से, सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, अंडरस्टूड है कि इस चार्ज की कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी, आपने पढ़ा हुआ है, और हमें पता है कि पॉजिटिव के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड होती हैं, ये बात हमें ऑलरेडी पता है। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड कर दी हैं, ये रेडियली आउटवर्ड है। क्लियर होगी बात। अब अगर मैं इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज, पहली बात तो ये देखें कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की जानिब है, जिस सिमत में ये तमाम अतराफ में होगी, इधर भी होगी इधर भी होगी, यानी कि बाहर की तरफ है। अगर मैं इस साइड पर देखूं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की अगर डायरेक्शन ये है तो, और मैं यहाँ से कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज लेकर आता हूँ, जैसे मैं इस चार्ज को यहाँ ला के छोड़ूंगा तो क्या होगा, जो यहाँ छोड़ूंगा तो इस पर एक फोर्स लगेगी, वो फोर्स इस चार्ज को यहाँ से उठा के बिल्कुल स्ट्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी, जो कि इसको सीधा धकेल देगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे, यानी उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा। तो ये 3 तरह से एमसीक्यू आ सकते हैं। एक ये जो पूछी गई है कि ये दोनों एक दूसरे के अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन सेम होती है, या ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, या इनके दरमियान 0 डिग्री एंगल होता है। क्लियर हो गई बात ये। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास ही, उस नेक्स्ट एमसीक्यू में वो कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू सेपरेटेड प्लेट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द रिलेशन। दो हमारे पास इस तरह की प्लेट्स हों, इनके दरमियान अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो किस रिलेशन से निकालेंगे। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा R होता है, ये हमने रिलेशन मालूम करना है। या बाज़ औक़ात इनके दरमियान अगर डिस्टेंस D रख दिया जाए तो ये फार्मूला बन जाएगा डेल्टा V डिवाइडेड बाय D बन जाएगा। अब इसमें ऑप्शन देख रहे हैं, अल्फा ऑप्शन है डेल्टा V ED, डेल्टा V ED, यस अल्फा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि अगर मैं इसको इस साइड पर लेके जाऊं तो ED विच इज इक्वल टू डेल्टा V बन जाएगा। अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। अगले ऑप्शंस में भी देख लेते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू E ओवर Q0, वो ठीक नहीं है। उसके बाद देख लें डेल्टा V इज इक्वल टू U ओवर D, वो भी ठीक नहीं है। उसके बाद डेल्टा ऑप्शन देखें E इज इक्वल टू D ओवर डेल्टा V, ये भी ठीक नहीं है। तो ये हमारे पास ही अल्फा ऑप्शन ही करेक्ट होगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास कि इफ अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड 1 by 1 एट टाइम A,
B and C, then at which point it will experience a larger force। वो कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायग्राम भी दी गई है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग वो कहना चाह रहा है कि हमारे पास पॉइंट है A, B और C। बताएं इन पॉइंट में से जब पॉइंट A पर चार्ज जाएगा उस वक्त भी फोर्स लगनी है, जब पॉइंट B पर जाएगा उस वक्त भी फोर्स लगनी है, और जब पॉइंट C पर जाएगा उस वक्त भी फोर्स लगनी है। सवाल उसका यह है कि बताएं A मुकाम पर फोर्स ज़्यादा लगेगी या B पर या C पर। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला हमारे पास होता है FE = Q डेल्टा E, QE। और अब सबसे पहले चीज़ कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए E की वैल्यू क्या होती है, हमने गाउस लॉ की थर्ड वन एप्लीकेशन जो लास्ट वन एप्लीकेशन है उसमें पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे पास होता है कि इसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला हमारे पास मिल जाएगा QA/ε0, E = QA/ε0। ठीक हो गया, ये फार्मूला हमने लिख लिया। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर डिपेंडेंसी देखें तो 3 फैक्टर पर है, Q² A/ε0। बताएं अभी कौन कौन से फैक्टर हैं। एक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड अपॉन चार्ज, सेकंड वन इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड अपॉन एरिया, और थर्ड वन इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड अपॉन मटेरियल ε0। इसका मतलब ये पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड नहीं कर रही, तो इसमें पता ये लगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स इन तीनों पॉइंट पर सेम लगेगी। तो अल्फा ऑप्शन है हमारे पास एट पॉइंट ए, बीटा ऑप्शन है एट पॉइंट सी, एंड चार्ली ऑप्शन है एट पॉइंट बी, डेल्टा ऑप्शन है सेम एट ऑल पॉइंट। क्योंकि ये पोजीशन पे डिपेंड कर रही नहीं, जिस मर्जी पोजीशन पे रख दें तमाम पर फोर्स सेम लग रही होगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि MCQ नंबर 24। MCQ नंबर 24 के अंदर वो कहता है कि the work done in bringing a unit positive charge from one point to another point against the electric field is a measure of। सिंपल सी ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है। अल्फा ऑप्शन है कैपेसिटेंस, बीटा ऑप्शन है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यस बीटा ऑप्शन करेक्ट है। चार्ली ऑप्शन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डेल्टा ऑप्शन है रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो बीटा ऑप्शन करेक्ट है। हमें पता है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट A to B इज इक्वल टू वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ही होता है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2E फाल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3V, कैलकुलेट द एनर्जी। अब हमें एनर्जी एक्वायर्ड का फार्मूला पता है। एनर्जी एक्वायर्ड का फार्मूला क्या होता है, E = Q डेल्टा V। चार्ज की वैल्यू उसने बता दिया 2E, तो 2E आ जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू उसने बता दिया 3 वोल्ट, तो 2 × 3 6 मल्टीप्लाई E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल गया कि 1 इसमें 9.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 मिल जाएगा हमारे पास, जूल मिल जाएगा। क्लियर होगी बात, ये हो गया हमारे पास अल्फा ऑप्शन। इस टॉपिक नंबर 6 की लास्ट MCQ है हमारे पास रेजिस्टेंस इन RC सर्किट ऑफ टाइम कांस्टेंट 2 सेकेंड इज 1000 ओम। अब उसने इसमें बता दिया कि टाइम कांस्टेंट तो हमारे पास हो गया 2 सेकेंड, और उसकी जो रेजिस्टेंस बताई है वो 1000 ओम बता दी है। क्या पूछना चाह रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C इन सर्किट। हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू बताएं कितनी होगी। हमें कैपेसिटर के टाइम कांस्टेंट का फार्मूला पता है, RC के बराबर है, हमने C फाइंड आउट करने तो टाउ इज ओवर R आ जाएगा। टाइम की वैल्यू होगा हमारे पास 2 सेकेंड, R की वैल्यू होगी हमारे पास 1000। तो अब यहाँ से हमने कैपेसिटेंस का फार्मूला वैल्यू मिल जाएगी 2 × 10⁻³ फैरेड। बट ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन में जो वैल्यू पूछी गई है वो माइक्रो फैरेड में पूछी गई है, यानी हमें इसको माइक्रो फैरेड में कन्वर्ट करना है। तो 2 × 10⁻³ अगर मैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो इस पे फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, अलबत्ता इनको मिलाने से माइक्रो जरूर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ 2 डिवाइडेड बाय 10⁻³ इसको यहाँ लिख लेता हूँ, और इन दोनों को बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे तो ये 10⁻⁻6 फैरेड मिल जाएगा। अब इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 2000 और ये मिल जाएगा हमारे पास माइक्रो फैरेड। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला हुआ 2000 माइक्रो फैरेड। तो ये थी हमारे पास टॉपिक नंबर 6 के पास 2008 to 2020 के नेशनल MD-CAT में पूछे जाने वाले तमाम तर MCQ विद डिटेल सोल्यूशन। तो उम्मीद है कि आपको इस तमाम सोल्यूशन अच्छे लगे होंगे, पसंद आएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।